इसके पहले की क्लास में हम क्लास 11th फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स में बात किए थे किसी भी रेखा का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। उस सिचुएशन में मैं बहुत सारे अलग अलग रेखाओं के लिए एग्जांपल्स लिए थे और उनका स्लोप निकाले थे। मैं उसको जीरो लेवल्स थे बहुत हाई लेवल्स तक सारी चीज़ें क्लियरिटी आपसे बात किए थे। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कराए थे, बेहतरीन लेवल्स के क्वेश्चंस कराए थे। अब उस स्लोप के बाद से जस्ट उसके जो अगला स्टेप होता है बेसिक मैथमेटिक्स का इन फिजिक्स, वह होता है किसी भी रेखा का अंतःखंड के रूप में समीकरण अगर दिया हो तो इन समीकरणों का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, या अगर हमारे पास अंतःखंड दिया हो तो हम कब अंतःखंड को पॉजिटिव लेंगे और कब अंतःखंड को नेगेटिव लेंगे। हम इस वीडियो में उसकी पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो आप बिना स्किप किए देखने की कोशिश करेंगे। भगा भगा के देखेंगे फिर चीज़ें क्लियर समझ में नहीं आएंगे। और अगर जीवन में जैसे सांस का लेना मेरे लिए बहुत आवश्यक होता है जीने के लिए, इस तरह से फिजिक्स में अगर आपको डेरिवेशन न्यूमेरिकल ठीक तरीका से आए, फिजिक्स आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो, उसमें आपको बहुत इंटरेक्ट आपको पैदा हो, ऐसा लगे कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बने, तो आपको बेसिक मैथ का पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप बेसिक मैथ नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फिजिक्स आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप बेसिक मैथ की एक एक कंसेप्ट को आसानी से बहुत आसान वे में समझने की कोशिश करेंगे। हम अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखेंगे किसी रेखा का अंतःखंड के रूप में समीकरण क्या होगा। अब हम समझेंगे कि अंतःखंड क्या होता है। तो देख लो, कोई भी रेखा y अक्ष को मूल बिंदु से जितने हाइट पे कट करती है वही उसका अंतःखंड है। जैसे अगर मैं एक ये रेखा खींच रहा हूं, ये मेरे पास एक लाइन है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है मूल बिंदु, और मैं ये लाइन खींचा हूं तो ये लाइन इस y एक्सिस से इस y अक्ष पर, इस y अक्ष पर देख रहे हैं एक पॉइंट यहां मैं डिनोट कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि ये वाला पॉइंट इस मूल बिंदु से जितना दूरी पर है, इस दूरी को मैं c लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं भाई? c। और यही जो मेरा c है, ये क्या चीज है? अंतःखंड है। तो अब अंतःखंड के रूप में किसी रेखा का समीकरण क्या मिलेगा? तो याद रखना है, अगर हमारे पास कोई रेखा दिया हो और उस रेखा का अंतःखंड अगर C दिया हो, अंतःखंड मूल बिंदु से y अक्ष पे कोई रेखा जितने दूरी पर काटेगा वह उसका अंतःखंड है। तो मूल बिंदु से ये वाला जो लाइन है, इस y अक्ष को जहां पे काटा है मूल बिंदु से, मैं मान लिया उसकी दूरी C है, तो इसका मतलब जो C है यही इसका अंतःखंड है। तो अगर कोई रेखा जिसका आपको अंतःखंड C दिया हो तब उस रेखा का समीकरण पूछेगा तो आसान वे में सिर्फ आप बता दोगे y इक्वल टू mx प्लस क्या बता दोगे? c। क्यों सर प्लस c है, माइनस क्यों? माइनस c क्यों नहीं है? माइनस इसलिए नहीं है, तो याद रखना अगर मूल बिंदु से ऊपर ये c होगा, अगर मूल बिंदु से ऊपर ये अगर अंतःखंड होगा तो पॉजिटिव प्लस में लेंगे, और अगर मूल बिंदु से नीचे रहेगा तो क्या लेंगे? माइनस में। सर मूल बिंदु से नीचे कैसे होगा? ऐसे, ये मूल बिंदु है और यहां देखो y अक्ष को ये कहां पे कट किया है? यहां पे। तो मैं मूल बिंदु से इसकी डिस्टेंस ले रहा हूं तो दिस इज द c है। तो जब मूल बिंदु से ये नीचे रहेगा तो c किस में लेंगे? माइनस में। इस सिचुएशन में मेरे को अंतःखंड का फार्मूला मिलेगा y इक्वल टू mx माइनस c। y इक्वल टू mx माइनस c। क्यों? क्योंकि यहां अंतःखंड नेगेटिव लेंगे, मूल बिंदु से नीचे है तो माइनस c लेंगे, और ये मूल बिंदु से ऊपर है तो क्या लेंगे? प्लस c। अब m क्या है? वेयर जहां m रेखा की परवलता है और इसका मान निकालने के लिए किसका फार्मूला लगाते हैं? tan थीटा। वेयर m इज tan थीटा।
और m क्या है? रेखा का स्लोप है, प्रवणता है, ढाल है, झुकाव है। तो इससे यह पता चल रहा है कि क्या सर, अगर मुझे रेखा की प्रवणता और अंतःखंड मिला हो तो क्या इक्वेशन निकल सकता है? हाँ, अगर हमारे पास अंतःखंड दिया हो और अगर हमारे पास अंतःखंड C दिया हो और रेखा की प्रवणता m दिया हो तो हम आसानी से कोई भी समीकरण बना सकते हैं अंतःखंड के फॉर्म में। तो अब आपको यहां क्लियर हो गया होगा कि मुझे अंतःखंड के रूप में समीकरण ज्ञात करने के लिए मुझे पहली रिस्पांसिबिलिटी है कि रेखा की प्रवणता पता करें। अगर मुझे रेखा की प्रवणता पता हो जाए तो देखेंगे अंतःखंड क्या है। तो अगर रेखा की प्रवणता और अंतःखंड दोनों पता हो जाए तो हम आसानी से अंतःखंड के फॉर्म में रेखा का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ये मेरे लिए बड़ी आसानी से बात है। बोलो क्लियर हो गया? सॉरी, बोलो क्लियर हो गया? याद रखोगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक रेखा है, वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटी है, मूल बिंदु से वहां तक की दूरी ली है सी, और इसी सी को क्या बोलते हैं? अंतःखंड। और कहोगे सर इसमें प्रवणता क्या है? तो देखो, इसका पॉजिटिव एक्स से, इस रेखा का इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो ये झुकाव है, ये वाला झुकाव, यही इसका स्लोप है, जिसको हम किससे लिखे हैं? m से। और m की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या लगाते हैं? tan थीटा। क्या बात समझ में आया? तो अगर हमारे पास रेखा का स्लोप पता हो और अंतःखंड पता हो तो अंतःखंड के फॉर्म में रेखा का समीकरण मिल जाएगा। तो अब हमारे पास एक अच्छा सा फिनोमेना मिल गया। जब भी आपको क्वेश्चन दे तो आप ये कंफर्म करें कि अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण पूछे तो आपको हमेशा अपने दिमाग में यही वाला फार्मूला रखना है। किसी भी रेखा का अंतःखंड के फॉर्म में समीकरण है y बराबर mx प्लस c। अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c। जब c पॉजिटिव हो तो ये फार्मूला, c निगेटिव हो तो ये फार्मूला। बोलो क्लियर है? ओके। चले देखेंगे जरा, कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहां पे कह रहा है, दिए गए चित्र में रेखाओं का स्लोप और अंतःखंड की प्रकृति बताइए। रेखाओं का स्लोप और अंतःखंड की प्रकृति पूछ रहा है। इसका मतलब कि जो भी हमारे पास ये ग्रीन कलर की रेखाएं दी गई हैं, ये कह रहा है इन रेखाओं की स्लोप और इनके अंतःखंड की प्रकृति बताइए। स्लोप का मतलब आपको ये नहीं पता करना है कि स्लोप का मान क्या है, नहीं, स्लोप की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब कि स्लोप प्लस में है कि माइनस में है, यानी इसका जो झुकाव है, प्रवणता है, स्लोप है, ये धनात्मक है या ऋणात्मक, ये बताना है। और दूसरा कह रहा है और इन रेखाओं के अंतःखंड की प्रकृति बताना है। अंतःखंड के फॉर्म में इक्वेशन नहीं निकालना है, जो अंतःखंड मिल रहा है वो अंतःखंड की प्रकृति। प्रकृति का मतलब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, फील करना जरा। ये इक्वेशन नहीं फाइंड कर रहे हैं, कह रहा है जो ये अंतःखंड मिल रहा है आपको ये फाइंड करने है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। प्रकृति का मतलब ये होता है, ये पता करने हैं। सर कैसे पता करेंगे? ठीक है, देख लो। पता करने के लिए तुम्हें बताए थे, एक फार्मूला तुम्हें याद होगा, इसके पहले क्लास में मैंने बताया था कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा तो इसका स्लोप का मतलब m स्लोप पॉजिटिव होगा, प्लस में आएगा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो इसका स्लोप माइनस में आएगा। बस यही कंसेप्ट है, बस खत्म। मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था इसके पहले वाली क्लास में कि अगर थीटा, अगर कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा। अब कहोगे सर 90 डिग्री का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, वह भी बता रहे हैं। ऐसे ये पूरा देखो एक्यूरेट, ये 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है, याद रखना। अगर देखो
ये रेखा अगर ये रेखा दाहिने तरफ झुकी है, दाहिने तरफ, सॉरी मेरे बच्चे, ऐसे अगर ये रेखा ये अगर प्लस एक्स की तरफ ऐसे दाहिने तरफ झुकी है तो समझ लेना कि जो ये थीटा है ये 90 से छोटा है। और अगर ये बाएं तरफ झुकी है इधर, समझ लो थीटा का मान 90 से बड़ा होगा। क्या बात समझ में आया? एक्स पॉजिटिव एक्स अक्ष, सिंपल सा समझना, ऐसे एक्स डैश होता है। अगर ये प्लस एक्स की तरफ झुकी होगी तो थीटा का मान 90 से कम होगा, और माइनस की तरफ झुकी होगी तो थीटा का मान 90 से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या फील आया बच्चे? ये प्लस एक्स इधर होता है, इधर माइनस एक्स। क्या सुने? अगर ये रेखा इस प्लस एक्स की तरफ झुका होगा तो थीटा का मान 90 से कम होगा, और माइनस की तरफ झुका होगा तो थीटा का मान 90 से क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा तो स्लोप ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, और अगर थीटा का मान 90 से ज्यादा होगा तो इसका स्लोप हमेशा क्या होगा? निगेटिव। बात समझ आया? ठीक है, आगे चलते हैं जरा। जरा आगे चलते हैं, इन क्वेश्चनों पे आते हैं। हाँ, यहां देखो, यहां पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र में रेखाखंड का स्लोप, रेखाओं का स्लोप पता करिए। तो ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस, ये मेरी रेखा है। तो मैं क्या देख रहा हूं, जो ये रेखा है ये झुका है किधर? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव। हम देख रहे हैं ये प्लस एक्स की तरफ ऐसे झुका है, इसका झुकाव प्लस एक्स की तरफ है। इसका मतलब जो यहाँ थीटा का मान है, ये थीटा का मान 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। जब थीटा का मान 90 से छोटा होगा तो इसका स्लोप की प्रकृति क्या होगी? पॉजिटिव। बात खत्म, पॉजिटिव। और कह रहा सर अंतःखंड, तो हम देख रहे हैं ये वाई अक्ष को मूल बिंदु से ऊपर काट रहा है, तो ये अंतःखंड इसका क्या होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब इसका अंतःखंड कैसा होगा? तो पॉजिटिव प्लस सी। बात खत्म। क्या बात समझ में आया? अब देखो, इसका मतलब अंतःखंड सी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव। तो आप इतना लिखो, चाहे इसके बदले में सिंपल लिख दो, सी क्या आ गया? पॉजिटिव। जरा दूसरा में देखो, दूसरा में सर, दूसरा में तो ये जो रेखा है वह निगेटिव की तरफ इधर झुकी है, इस निगेटिव की तरफ झुकी है। तो सर एंगल किधर से मापते हैं? तो आप खुद ही देख लो ना, खुद पता हो जाएगा यार। ऐसे सीधा रहेगा तो 90 डिग्री है, इससे इधर झुका रहेगा तो 90 से कम है, लेकिन इधर क्या रहेगा तो ये 90 से क्या है? ज्यादा है। तो आप खुद देखो, हम किसी भी रेखा का स्लोप इस प्लस एक्स से ऐसे मापते हैं, तो आप देखो क्या ये 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है? अगर इस थीटा को मापे तो क्या ये 90 से ज्यादा नहीं होगा? हाँ होगा, क्योंकि अगर खड़ा रहता तो 90 होता है। इधर झुका है, निगेटिव की तरफ झुका है, इसका मतलब थीटा का मान इस 90 से क्या है? ज्यादा है। अच्छा, जब थीटा का मान 90 से ज्यादा होगा तो इसका स्लोप कैसा होगा? निगेटिव होगा। सिंपल, इसका स्लोप क्या होगा? निगेटिव। अब अंतःखंड, हाँ, मूल बिंदु से ऊपर यहां पे कट कर रहा है, तो ये सी मूल बिंदु से ऊपर है, तो जब सी मूल बिंदु से ऊपर होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। खत्म, आंसर हो गया। बस इतना सा काम करना है। जरा इसका गौर करो, इसका देखो, यहां पे इसका स्लोप पता करो। देखो किधर झुका है? प्लस एक्सिस, ये वाला एंगल बोलो। ये थीटा अगर एंगल है तो देखो ये इधर झुका है, तो क्या थीटा का मान 90 डिग्री से कम नहीं है? आप बताओ, अगर ऐसे सीधा रहता तो 90 डिग्री होता, अब ऐसे है तो ये 90 से कम ही है ना, तो वही ये थीटा का मान 90 से कम है। अच्छा, जब थीटा का मान 90 से कम होगा तो उसी समय से क्या बात हो रही है? ये हो रही है कि इसका स्लोप हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब सर इसका सी कैसा होगा? तो देखो ये लाइन इस वाई अक्ष को यहां पे काट रही है, तो मूल बिंदु से यहां तक की दूरी को क्या मान लेते हैं? सी। तो हम देख रहे हैं जो ये सी है इस मूल बिंदु से नीचे है, तो जब नीचे रहेगा तो क्या होगा? निगेटिव। बस खत्म हो गया आंसर। इतना आसान है यार। हाँ, जरा इस पे बात करेंगे, खुद ही देख लो। पहले इसके स्लोप की बात करेंगे कि इसका स्लोप कैसा होगा।
भाई ये थीटा, पहले थीटा की बात कर लो, क्या दिक्कत है? थीटा कितना है? थीटा 90 से ज्यादा है कि कम है? ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करो, ये कभी भी 90 से ज्यादा होगा क्योंकि निगेटिव की तरफ ऐसे झुका यार, माइनस की तरफ झुका रहेगा, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस। देखो मूल बिंदु के इधर ये प्लस एक्स होता है और मूल बिंदु के इधर वाला ये माइनस एक्स होता है। तो मैं देख रहा हूं कि जो रेखा है ये माइनस की तरफ झुकी है, और जब माइनस की तरफ झुका होगा तो इस थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और मैं अभी बताया हूं कि जब ये थीटा का मान, यहां वाला जो थीटा है इसका मान अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो जो इस रेखा का स्लोप है ना, ये झुकाव है, ये निगेटिव होगा। निगेटिव, बातें खत्म। हाँ, अंतःखंड देख रहे हैं, जो ये लाइन है इस वाई एक्सिस को यहां पे कट कर रही है, यहां पे। तो मूल बिंदु से यहां तक की दूरी को हम हमेशा से सी मान रहे हैं, लेकिन जो सी है सर ये मूल बिंदु से नीचे है, और जब सी इस मूल बिंदु से नीचे होगा तो बोलो ये निगेटिव होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। बोलो क्लियर हो गया? अब तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इनमें जो भी रेखाएं दी गई है इन रेखाओं का तुम्हें स्लोप और इन रेखाओं के अंतःखंड की प्रकृति फाइंड करने में तुम्हें कोई असुविधा होता होगा, मुझे नहीं ऐसा लग रहा है। अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान दिए होगे ना तो बहुत आसान सी चीजें हैं, इसको बड़ी आसानी से आप कवर कर लोगे, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं आएगा। ये बेसिक मैथ है, और बेसिक मैथ पढ़ लेने से समझ मैक्सिमम चीजें तुम्हें नीट आईआईटी जैसे एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। अब देखो ना, अभी तक तो तुम सिर्फ ये पता किए कि इसका स्लोप कैसा है, इसका अंतःखंड क्या है, स्लोप की प्रकृति क्या है, अंतःखंड की प्रकृति क्या है। अब किसी किसी क्वेश्चन में स्लोप और अंतःखंड दे देगा और कहेगा कि उन रेखाओं को रिप्रेजेंट कर दीजिए जिन रेखाओं का ये स्लोप दिया है। सीधी सी भाषा में कह लो कि क्वेश्चन में ये कहेगा कि अब अंतःखंड और स्लोप अगर आपको दिया है तो उस रेखा का ग्राफ बनाइए जिसका ये सारी चीजें मुझे गिवन है, दी हुई है। इसका मतलब अंतःखंड और प्रवणता देकर के अब आपको रेखा का ग्राफ बनाने के लिए कहेगा, तो आप उसका ग्राफ कैसे निकालोगे? ठीक है, हम इसके आगे ग्राफ की बात करेंगे, जरा गौर से देखना। ग्राफ से पहले हम थोड़ा सा कुछ समीकरण निकालेंगे। ग्राफ से पहले थोड़ा सा हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी की ज्ञात करने के लिए एक समीकरण है, उस समीकरण को निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जरा निकालेंगे यहां से। ये सरल रेखा का जरा समीकरण हम निकालेंगे। अगर मुझे दो बिंदु दिए हों तो दो बिंदु दिए होने पर हम किसी भी सीधी रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे दूरी के फॉर्म में, ये बहुत बड़ा मैटर करेगा। चले, दो बिंदु दे दिए हो तो सपोज मेरे पास एक बिंदु यहां दिया हो और एक दूसरा बिंदु यहां दिया हो, यहां पे। ठीक, इस बिंदु का निर्देशांक हमें दिया हो x1, y1 और इस बिंदु का निर्देशांक दिया हो x2, y2। जरा फील करना, ये और कह रहा हो कि इन दो बिंदु से रिलेटेड दो बिंदु, ये दो बिंदु जो दिया है, इन दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह दूरी के फॉर्म में, उनका समीकरण क्या मिलेगा? सीधी सी बात ये सुन लो कि इन दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किस समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? हमें दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है सिंपल भाषा में। तो अगर मुझे दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो तो जरा ध्यान से देखोगे, हम निकालना है इसको एकदम आसान सी भाषा में। क्या करो, इनको x और y से मिला लो, ऐसे। इस तरह से। अब देखो, इसका नाम क्या रख लेते हैं? दिस इज द पॉइंट नंबर ए एंड दिस इज द पॉइंट नंबर बी। ठीक,
सर इस मूल बिंदु O से इस A की दूरी क्या है? तो x1 है। जरा फील करोगे, यहां से इसकी दूरी x1 है। ये सर इस B की दूरी क्या है? तो भाई x एक्सिस पे x वाला दूरी होता है, तो ये x2 है। x2 ये ओके। तो अगर मैं पूछूं जो खाली वाला बीच में दूरी बचा है ये कितना है? ये तो कहोगे सर ये x2 में से अगर ये x1 घटा देंगे तो ये बचेगा। सर ये पूरा x2 में से x1 घटा देंगे ये बचेगा। सर ये पूरा x2 है, इसमें से x1 घटा देंगे तो क्या ये नहीं बचेगा? इसका मतलब ये वाला जो दूरी होगा ये आपका होगा x2 माइनस x1। ये तो सर ये दूरी अगर x2 माइनस x1 होगा तो ये भी तो वही होगा। सर ये भी तो वही होगा, ये वाला ये भी तो वही होगा x2 माइनस x1। हाँ यही होगा x2 माइनस x1। खत्म बचा ये। अब इनकी बात करते हैं, इनकी कि मेरा ये वाला दूरी y1 है। सर ये दूरी जो आपकी है ये यहां से ये वाला जो दूरी है ये आपका y1 है। ये वाला जो दूरी है ये वाला यहां से ये वाला ये दूरी y2 है। ये पूरा y1, ये पूरा y1, ये वाला y2। तो सर ये जो बच रही है दूरी, ये वाला दूरी, ये कितना होगा? हाँ प्रॉब्लम तो हुआ, प्रॉब्लम तो हो गया। तो तरीका ये है, अगर इस पूरे दूरी में से अगर ये वाला घटा दे तो क्या यही ना बचेगा? ये बच जाएगा। तो सर ये पूरा दूरी y2 है, y2 में से ये वाला दूरी y1 है। तो अगर ये पूरा y2 में से अगर मैं ये y1 घटा देता हूं तो बोलो ये नहीं बच जाएगा? तो ये दूरी y2 माइनस y1 करो तो ये मिलेगा y2 माइनस y1। यानी ये जो दूरी आपका मिलेगा ये y2 माइनस क्या होगा? y1। खत्म। क्या बात समझ में आया? ये ठीक है। अब क्या करें, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है ये वाला। तो इसको काट के अगर मैं यहां कर लूं इतनी चीजों को, ये इसको कहां से कहां हटा है ले ही लेते हैं। यहां पे जरा गौर करना, ये त्रिभुज ये जो बन रहा है इस त्रिभुज को मैं काट के निकाल रहा हूं। ये है, ये वाला क्या है आपका? x2 माइनस x1। और ये ऊपर वाला है ये आपका है y2 माइनस y1। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाली दूरी क्या होगी? इस दूरी को मैं मान लेता हूं d। क्या मान लेता हूं भाई? d। अब देखो क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं है? इसको मैंने काट के यहां बना लिया। ये जो आपका त्रिभुज दिख रहा था इसको मैंने काट के यहां बना लिया। तो क्या ये समकोण त्रिभुज नहीं है? है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। क्या होता है ये होता है सर कोण का स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है ये लंब का स्क्वायर अब प्लस होता है आधार का स्क्वायर। ये सर कोण की वैल्यू क्या दे दिया है? d। तो होगा d का स्क्वायर। ये लंब है, लंब की वैल्यू आपका क्या दे दिया है? y2 माइनस y1। तो हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अब प्लस
आधार की वैल्यू क्या दे दिया है, x2 माइनस x1, तो ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये अगर वर्ग को आप इधर भेज देते हो, अगर वर्ग इधर आ जाएगा तो d बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, और अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस सॉरी अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ऐसे। अब प्लस में ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ऐसे। सर निकल तो गया, यही है, खत्म। अगर हमारे पास कोई दो बिंदु दिया हो तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला मिल गया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो यही तो तरीका है। ओके, क्या यही तरीका मिला कि दो बिंदु अगर दिया हो तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला मिल गया, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे आसान तो नहीं होगा ना। बोलो इससे आसान तो नहीं होगा। हाँ आसान है सर। दो बिंदु x1 y1 x2 y2 दिया हो, अगर तीन बिंदु दे दे तो, हाँ कमाल की बात है सर। अभी दो बिंदु दिया था, अगर तीन बिंदु आ जाए तो, तीन बिंदु ऐसे, एक आपको कोई यहां बिंदु दे दे, एक यहां दे दे, एक यहां दे दे, तीन बिंदु आ जाए तो इसका निर्देशांक आपको दे दे आराम से x1 कामा y1, इसका निर्देशांक आपको दे दे x2 कामा y2, और इसका निर्देशांक आपको दे दे x3 कामा y3। तब इन तीन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का क्या फार्मूला लगा दोगे? हाँ गड़बड़, ऐसा नहीं होता है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसा नहीं होता है। 3D में एक बिंदु यहां दे देगा, x अक्ष पर दूरी x1, y अक्ष से दूरी x2, z अक्ष से दूरी x3, ऐसा देगा। ऐसा नहीं होता है गधों, खतरनाक सोच लेते हो। खतरनाक सोचने वालों के लिए ये वीडियो हानिकारक है। गधे, ऐसा होता है। ऐसे मान लो एक पॉइंट यहां आपको दे दे ये, और एक आपको दे दे ये, ठीक, और कहे इसका निर्देशांक दिया हो x1 कामा y1 कामा z1, ये दिया हो, और इसका निर्देशांक दिया हो x2 कामा y2 कामा क्या दे दिया हो, z2, ये दे दिया हो, z2 ये दे दिया हो। और इस सिचुएशन में कहे कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो बीच की दूरी मान लोगे d, और इस d का मान ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला लगाओगे, तो d बराबर आप फार्मूला लगाओगे आराम से अंडर रूट में, बोलोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला, बस आसान है, आसान से भी आसान है। ये लगा लोगे। क्या बात समझ में आया? ये आराम से लगा लोगे। अगर हमारे पास दो बिंदु दिए हों लेकिन उसका x y z तीनों निर्देशांक, तीनों अक्षों से दूरी दी गई तो आपको ये फार्मूला लगा लेना है। मेरे पास अगर दो बिंदु है a एंड दूसरा क्या है b, सॉरी a एंड ये क्या है b, a का निर्देशांक x1 y1 z1 और b का निर्देशांक x2 y2 z2 अगर दिया हो, इस स्थिति में इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d का मान निकालने के लिए ये फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं है? देख लो आराम से। देख लो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे।
अगर हमारे पास कोई एक बिंदु से जाने वाला रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो और जो y अक्ष को जिस बिंदु पर काट रहा हो वह अंतःखंड अगर सी दिया हो, हाँ ये बात है, ये बात है। मतलब हमारे पास एक कोई पॉइंट है यहां पे, इस पॉइंट का निर्देशांक दिया है x, y, और इससे होकर जाने वाला कोई रेखा है, ये कोई लाइन है ऐसे इस तरह से है ये, और कह रहा है ये लाइन y अक्ष से y अक्ष को c अंतःखंड काट रहा हो, ये मूल बिंदु है और y अक्ष पर इस पॉइंट पे काट रहा है, तो यहां से यहां तक का अंतःखंड क्या दे दिया हो c। तो कह रहा हो तब उस x y से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण निकालिए। तो सिंपल तरीका है, y बराबर क्या लोगे आप, ये y बराबर ऐसे, और इस रेखा की अगर परवलता में मान लो m, तो आप सिंपल ये y बराबर ऐसे, y बराबर आप क्या फार्मूला लगा दोगे, y बराबर क्या फार्मूला लगा दोगे, सॉरी हाँ इसको हटा ही देते हैं जरा। हाँ देखो ये y बराबर आप क्या फार्मूला लगा दोगे, y इक्वल टू फार्मूला आप लगा दोगे एम एक्स प्लस सी, यही जहां जो ये m बराबर क्या होता है tan थीटा, और थीटा क्या है यहां के बीच का एंगल है, बस क्लियर हो गया। यानी एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण क्या होता है, तो y बराबर mx प्लस सी। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा अगर y अक्ष को c अंतःखंड पॉजिटिव c अंतःखंड काट रही है तो y बराबर mx प्लस सी होगा, अगर निगेटिव काटेगी तो y बराबर mx माइनस सी होगा, लेकिन पॉजिटिव काट रही है तो y बराबर mx प्लस सी होगा, वेयर m इक्वल टू tan थीटा। अब देखो इस बेस पे क्वेश्चन क्या होगा, ये अब कह रहा है बिंदु 2 6 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण नहीं, रेखा का ग्राफ बनाइए जो y अक्ष को 4 अंतःखंड काट रहा हो, ठीक है। चलो ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए आपको पॉइंट तो मिल गया है, सी भी मिल गया है, लेकिन m तो चाहिए ना, m चाहिए, तो m का मान निकालने के लिए इसको मान लेंगे दिस इज द पॉइंट x और ये क्या है y, एक बिंदु हो गया। अब अभी आपको जस्ट मैं फार्मूला बताया हूं, तो y बराबर क्या फार्मूला होता है, जैसे देख लो मुझे रेखा का ग्राफ खींचने के लिए अंतःखंड मिल गया है, आ रहा है मेरी बात समझ में। अगर मैं चाहता तो कह देता एक ये है ऐसे ग्राफ खींच देता और कह देता कि y अक्ष पर ये अंतःखंड 4 है, और मैं बोल देता है कि x अक्ष पर ये 2 है और y अक्ष पर 6 है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये परवलता कितना है ये हमको नहीं पता है। भाई परवलता कैसे आप इस लाइन को 50 डिग्री पे खींचे हो, 180 डिग्री पे खींचो कि 90 डिग्री पे खींचो कि 45 डिग्री पे खींचो, ये कैसे पता चलेगा यार। सर परवलता निकालेंगे, तो वही तो मैं भी कह रहा हूं, पहले परवलता निकालने के बाद ये काम करो, आपको झुकाव निकालना पड़ेगा पहले, ओके। देखो आप आराम से ये y बराबर फार्मूला पढ़े हो, mx प्लस क्या होता है c, हाई हो गया xy ये, और यहां इसका देख लो पहला वाला पॉइंट xy का मान होता है, और जो y अक्ष को काटता है वह किसका मान होता है, c का। y अक्ष को जहां काटता है वह c का मान है, और जो पॉइंट दिया है वह x का। देखो ना यहाँ y अक्ष को जो काटेगा वह किसका मान होगा, c का, और जो पॉइंट होगा वह xy का मान होता है। तो ये जो 2 और 6 है ये किसका मान है, xy का। यानी x का मान आपको 2 दिया है और y का मान 6 दिया है, c का मान 4 दिया है, इसमें मान भर दो। ये y है, y की जगह पे रख लो 6, ये m है, इसकी वैल्यू पता करने हैं।
यहाँ x है, x के जगह पे क्या हो जाएगा 2, अब प्लस c के जगह पे क्या हो जाएगा 4, c का मान 4 दिया, 4 इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो 6 माइनस 4 बराबर 2 का गुणा m में करेंगे क्या होगा 2m, 6 में से 4 घटा दो 2 बराबर हो गया 2m। अब ये 2 से 2 कट गया एक बार में, तो m बराबर क्या मिल गया 1, और m बराबर फार्मूला होता है tan थीटा, और हम जानते हैं जो 1 है tan कितने का मान है, तो बोलोगे tan 45 का मान है। अब देखो tan से tan मर गया, थीटा का मान कितना निकल गया 45। इसका मतलब ये हुआ है कि जो आपको रेखा खींचना हो वह रेखा 45 डिग्री के कोण पर खींचेंगे जो y अक्ष को C अंतःखंड काटेगा। खींचो। ठीक है, ये x x डैश, ये y y डैश लिख लेते हैं, x x डैश एंड y और ये y डैश। बोलो क्लियर हो गया। अब कह रहा है ये पॉजिटिव एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बनाता जाए। अगर मैं इस लाइन को यहां से खींच दूं और ये बोलूं ये 45 डिग्री है, तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, क्योंकि C y अक्ष को 4 अंतःखंड काटना चाहिए, यानी y अक्ष को जिस बिंदु पर काटे मूल बिंदु से वहां तक की दूरी 4 होनी चाहिए। तो ये लाइन यहां से नहीं होगा, ये लाइन कहां से होगा? तो यहां से होगा सर, यहां से ऐसे। क्यों? क्योंकि ये यहां से मापेंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, और मूल बिंदु से ये y अक्ष को जिस पॉइंट पे काटेगा ये दूरी कितना बोल देंगे 4। तो देखो 4 प्लस में है तो इसका मतलब मूल बिंदु से ऊपर है, और थीटा का मान 45 है, इसका मतलब पॉजिटिव x एक्सिस से झुकाव कितना है 45, तो 45। तो ये इसका ग्राफ हो गया। क्लियर? थीटा का मान 45 कर रहा है, तो इस धनात्मक x अक्ष से हम एक ऐसा लाइन ये ड्रा करेंगे जो 45 अंश के कोण पे होगा, और ये y अक्ष को जहां पे जाके काटेगा वहां तक की दूरी क्या हो जाएगा +4। बोलो क्लियर हो गया? फील आया कि नहीं आया? बताइए जरा, फील आया कि नहीं आया? फील आया कि नहीं आया? प्लीज टेल मी। फील आया? अब कहोगे सर 2 6 बिंदु कहां पे होगा? 2 6 बिंदु कहां पे होगा? इसको भी दर्शाना हो तो आसान तरीका है, मूल बिंदु के इधर 1 होता है, ये 2 होता है, ऊपर जाओ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये क्या होगा 6। तो कह रहा है x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 6, तो x अक्ष पर 2 ये वाला है, ऐसे ऊपर चल देंगे, y अक्ष पर 6 कह रहा है, ऐसे मान लो y अक्ष पे 6 कह रहा है तो ये चलेंगे, ये वाला पॉइंट होगा, ये 2 कामा क्या हो जाएगा 6। बस जो पॉइंट लेंगे ये x अक्ष पे 2 और y एक्सिस पे 6, x अक्ष पर 2 y अक्ष पर 6। ठीक है, x अक्ष पर 2 से आगे जाएंगे, y अक्ष पर 6 कह रहे हैं, 6 से जहां मिलेंगे वही 2 कामा क्या है 6 है। क्लियर? चले आगे, चले, बोलो क्लियर हो गया? ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, समझ में आ ही जा रहा होगा। अब देखो जरा इस क्वेश्चन पे गौर करो, यहां पे हाँ कह रहा 2 बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण अगर ज्ञात करना हो तो कैसे? ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं है। अब तुम ढूंढोगे कि 2 बिंदु से होकर जाने वाली सर रेखा का समीकरण कह रहा है, अभी दूरी के फॉर्म में निकाले हैं, अगर यहां दूरी के फॉर्म में नहीं परमलता के फॉर्म में निकालना हो तो कैसे करोगे? तो याद रखना, जब तक 2 रेखाओं के बीच की दूरी न कहे तो d बराबर फार्मूला मत लगाना। जब तक 2 रेखाओं के बीच की दूरी न कहे तो d बराबर फार्मूला मत लगाना। देखो इसका समीकरण निकालने के लिए आसान तरीका आपका ये है कि सबसे पहले आप इस रेखा की परवलता m निकालोगे। क्या निकालोगे बाबू? m। अब m का मान निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला मिलता है m बराबर y2 में से y1 घटा दो, x2 में से x1 घटा दो, तो ये फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये किसका मान निकल जाएगा? m का। हाँ सर, इससे m का मान निकाल लिए, ठीक है।
y2 में से y1 घटा देंगे, x2 में से x1 घटा के भाग दे देंगे तो ये m का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब m का मान निकालने के बाद कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हाँ, तो y बराबर mx प्लस c में आप मान भर देंगे, mx प्लस c में, क्योंकि m का मान ये हो निकल गया, ये होगा। सर x और y का मान क्या होगा? इनमें से कौनो एगो पॉइंट ले लो, उसको x y मान लो। मान लो मैंने पहला इसको मैंने x और इसको क्या मान लिया y, तो क्या करोगे? y के जगह पे y1 रख दो, x के जगह पे x1, तो ये y है, y के जगह पे क्या हो जाएगा? y1 इक्वल टू m, x के जगह पे क्या होगा? x1, अब प्लस में क्या हो गया? c। यही समीकरण है, बस हो गया, यही है, यही समीकरण है। सर इस पेज पे क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे है, कह रहा दो बिंदु 3, 4 और 2, 6 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालिए। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए, रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए, रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए परमलता चाहिए। परमलता निकाल लो, तो इसको क्या मान लो? x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये क्या हो गया? y2। तो परमलता निकालो पहले। m बराबर क्या होगा? y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, ये तो ये m इक्वल टू y2 का मान क्या दे दिया है? 6, y1 का मान क्या दे दिया है? 4, x2 का मान क्या दे दिया है? 2, x1 का मान क्या दे दिया है? 3। ऐसे तो ये m बराबर देखोगे, 6 में से 4 घटा दो 2, और 3 में से 2 में से 3 घटाओ -1, तो m बराबर भाग देंगे तो मिल गया -2। m का मान -2, सर मिल गया। m का मान क्या निकल गया? -2। अब देखो मुझे रेखा का समीकरण चाहिए, रेखा का समीकरण, और रेखा का समीकरण निकालने के लिए मैं क्या बोला हूं? अभी मैं बोला हूं ना, तुरंत आपको y बराबर mx प्लस c लगा देना है। y इक्वल टू mx प्लस क्या लगा देना है? c। तो m का मान तो निकल गया, x और y का मान इसमें से चुन लेंगे। सर c का मान प्रॉब्लम होगा, तो c का मान निकालने के लिए एक कुछ देर के लिए इसको समीकरण 1 मान लो ना। अब उसके बाद इसमें से कोई एक पॉइंट, मैं क्या बोला हूं, इसमें से जो भी कोई पॉइंट दिया होगा उसको क्या मान लेना है? x y, x और ये क्या मान लेंगे? y। हाँ, परमलता के लिए x1 y1 x2 y2 में निकाल के परमलता निकाल लेंगे, लेकिन इसमें मान भरने के लिए इन दोनों में से किसी को भी x और y मानना पड़ेगा। मान लो x के जगह पे क्या रख लो? y के जगह पे 4 रख लो, ये m है, m के जगह पे क्या रख देंगे? -2। यहाँ x है, x के जगह पे क्या रख देंगे? 3। अब प्लस में क्या हो गया? c। तो बोलो ये हो जाएगा 4, और 3 दूनी के -6, अब प्लस हो गया c। ये 6 इधर माइनस में इधर आ गया प्लस में, तो 4 + 6 बराबर हो गया c। दिस इंप्लाइड दैट c बराबर 4 और 6 मिलके क्या हो गया? 10। बोलो क्लियर है? अब इस c का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, दैट विल बी रिजल्ट। ऐसे c का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। समीकरण पूछ रहा है ना, समीकरण पूछ रहा है, तो समीकरण हमेशा x y के फॉर्म में होगा, तो रख दो। तो ये y बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा mx, अब प्लस ये c है, c के जगह पे क्या रख देना है? 10। आंसर हो गया, बस क्लियर। अब पता चलेगा, सबसे पहले जब भी ऐसा आपको इक्वेशन दे तो आपके फर्स्ट क्या है? सबसे पहले जब भी 2 पॉइंट है, आप परवलता निकाल लो। परवलता निकालने के बाद एक बिंदु से जाने वाली रेखा के समय को y बराबर mx प्लस c लगाओ। सर y बराबर mx प्लस c क्यों लगाएंगे? सर c का मान निकालने के लिए, क्योंकि जैसे ही c का मान निकल जाएगा तो c का मान निकलते ही उठा के यहीं पे भर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? तो ये जाके अब इस पॉइंट पे हमारी टॉपिक खत्म होती है। कल इसके बाद की क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। ओके, ओके चलें। एक क्वेश्चन और है, जरा इसको जरा देख लेना। ये क्वेश्चन में कह रहा है 2 3 से होकर जाने वाले रेखा का ग्राफ खींचिए। ऐसे दे दे, दो 3 से होकर जाने वाले रेखा का ग्राफ खींचिए।
रेखा का ग्राफ खींचिए जिसकी प्रवणता 1 हो। अगर कोई हमारे पास रेखा दिया हो जिसकी प्रवणता 1 हो तो उससे होकर जाने वाले रेखा का ग्राफ आप कैसे खींचोगे? ठीक है, ठीक है। इसका ग्राफ खींचने के लिए दिस इज द पॉइंट नंबर x, ये y, और प्रवणता को हम किससे लिखते हैं? m से। m बराबर 1 दिया है। ठीक सर, x की वैल्यू 2 दिया है, हाँ 2, y की वैल्यू 3 दिया है तो y बराबर 3, m की वैल्यू 1 दिया है, यही प्रॉब्लम है। m की जो वैल्यू 1 है यही प्रॉब्लम है। सर m की वैल्यू क्यों दिया है? सिर्फ इसलिए दिया है ना ताकि आप अंतःखंड पता कर सको। हाँ, अब दे दिया है तो आपका सिंपल सा फार्मूला लगा देना है, y बराबर mx प्लस सी। y की वैल्यू आपको 3 दिया है, m की वैल्यू आपको 1 दिया है, x की वैल्यू आपको 2 दिया है, प्लस हो गया सी। तो ये 3 बराबर है 2 एकन्ने 2, प्लस हो गया सी। 2 इधर प्लस में इधर आ गया, माइनस में बराबर सी। दिस इंप्लाइड ये सी बराबर 3 में से 2 घटा दोगे क्या मिल गया? 1। हाँ, एक्स अक्ष पे 1, एक्स अक्ष पर अंतःखंड सर 1 मिल गया, ये 1 मिल गया 1। लेकिन एंगल कितना मिला? अगर हम रेखा का ग्राफ बनाएंगे तो रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव तो पता होना चाहिए। हाँ, प्रवणता सर 1 दिया न है, हाँ m का मान 1 दिया है, और m बराबर फार्मूला हम पढ़े हैं tan थीटा इक्वल टू 1 कितना मान होता है, कितने का मान 1 होता है तो tan 45 का, tan से tan खत्म, थीटा इक्वल टू कितना मिल गया? 45 डिग्री। थीटा बराबर क्या मिल गया? 45 डिग्री। इसका मतलब कि अब मुझे रेखा का ग्राफ बनाने में आसानी मिल गई। अब मुझे रेखा का ग्राफ बनाने में फायदा मिला। सर क्या फायदा हो गया? अब ये हो गया फायदा कि हमें इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से झुकाव पता करना चाहिए था, तो झुकाव मिल गया। क्योंकि किसी भी रेखा का अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो पहले धन एक्स अक्ष से उसका झुकाव निकालेंगे, तो धन एक्स अक्ष से झुकाव निकल गया। अब झुकाव निकल गया तो क्या ऊपर जाएंगे तो नीचे? अब ये बताएगा आपका अंतःखंड। देखो अंतःखंड प्लस में आएगा तो मूल बिंदु से ऊपर होते हुए खींचेंगे, और माइनस में आएगा तो नीचे। तो भाई प्लस में आया है तो हम एक जो लाइन ड्रा करेंगे वह ऐसे जाएगा, और जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इससे ये झुकाव कितना दे दिया है? ये 45 डिग्री, और मूल बिंदु से यहां तक की ये दूरी कितना दे दिया है? 1। आंसर हो गया। ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। बोलो क्लियर है? ओके, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चले आगे। ओके, हम अपनी क्लास यहां ओवर कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन है तो कल की क्लास में हम कर लेंगे, फिर मैं अपने अगले क्लास के लिए जो भी कंटेंट है उसको आगे पढ़ाने से पहले इससे रिलेटेड जो चीजें बच गए हैं थोड़ा सा हम उसमें कवर कर देंगे। और इसका उस वीडियो में लिंक भी मैं दे दूंगा कि इसको पढ़ने के बाद अगर वह पढ़ोगे तो आपको पता हो जाएगा कि इसकी कुछ चीजें उसमें है और समझ में भी आ जाएगा। हम अपनी क्लास यहाँ ओवर कर रहे हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।